फ्रेंड्स, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको इसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताने जा रही हूँ कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है क्या, इसे करते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन। हम इसे ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई वेबसाइट हमारे पास आती है तो इसका जो रोल होता है गूगल पांडा 4.2 के अकॉर्डिंग 40% होता है, 40 to 50% होता है हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में। मतलब कोई स्पेसिफाइड कीवर्ड हम जो लेते हैं उससे जो हम स्पेसिफाइड वेबसाइट रैंक कराना चाहते हैं उसमें ऑन पेज एसईओ का बहुत वैल्यू होता है। और इन छोटी छोटी कमियां जैसे वेबसाइट की देर तक लोडिंग होना, जल्दी लोड ना होना, ये सब हमारी वेबसाइट पे बैड इम्पैक्ट डालता है, जिससे यूज़र हमारी साइट को स्विच करके दूसरे साइट पे चला जाता है, जिससे बाउंस रेट और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं जो सर्च इंजन पर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं। तो आइए जानते हैं कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है क्या, इसमें इसके क्या क्या पार्ट हैं। तो पहला है टैग ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो टैग ऑप्टिमाइजेशन मैं आपको ये सब डिस्क्रिप्शन में भी लिख कर दे दूंगी, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आगे आसानी से पढ़ पाएँ। तो जैसे टैग ऑप्टिमाइजेशन, तो टैग ऑप्टिमाइजेशन में क्या आता है, टाइटल आता है, मेटा कीवर्ड्स आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन आता है, हेडिंग टैग्स आते हैं, बोल्ड टैग्स आते हैं, ऑल्ट और टाइटल इन इमेज टैग आता है। तो एक एक करके इसमें आपको बताया जाएगा। जैसे टाइटल टैग क्या है, टाइटल टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। मतलब अगर हम किसी होम पेज को टारगेट कर रहे हैं, फ़र्ज़ करिए कि वेब डेवलपमेंट कंपनी, तो वेब डेवलपमेंट कंपनी के लिए abc.com अगर हमें रैंक करना है, उसके लिए हमें टाइटल में ऐसे अपना कीवर्ड डालना है जिससे abc.com जो भी वेबसाइट है हमारी वो उस कीवर्ड से टॉप पर आ जाए। मतलब सर्च इंजन में अगर कोई डालता है वेब डेवलपमेंट कंपनी तो abc.com टॉप 3 रिजल्ट्स में तो दिखाए ही दिखाए। तो टाइटल में कम से कम 60 कैरेक्टर्स का, 60 to 65 कैरेक्टर्स का टाइटल होना चाहिए। ओके, विद स्पेस 60 to 70 कैरेक्टर्स का प्रॉपरली लिखा हुआ टाइटल होना चाहिए। टाइटल क्या, फिर उसके बाद मेटा कीवर्ड्स क्या होते हैं, मेटा कीवर्ड्स कम से कम 6 से 7 यूज़ होने चाहिए कीवर्ड्स। जैसे वेब डेवलपमेंट कंपनी, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट कंपनी इन सिटी आप मेंशन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये सब कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं जो थोड़े बहुत हेल्पफुल होते हैं, ज़्यादा नहीं होते लेकिन थोड़े बहुत होते हैं। लेकिन टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन का बहुत रोल होता है हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में। हेडिंग टैग्स H1 और H2 टैग्स प्रॉपरली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं, स्पेशली H6 तक को टैग्स होते हैं हेडिंग टैग्स, बट H1 और H2 इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अब आते हैं बोल्ड टैग। मतलब जो भी हमारा कंटेंट लिखा है 100 वर्ड्स का, उसमें बोल्ड जो हमारे कीवर्ड्स है वो बोल्ड हैं कि नहीं। ऑल टैग्स क्या हो गए, ऑल टैग्स जैसे कि हमारा इमेज है, हमारी इमेज हैं, उनके उनके नाम लिखे हैं कि नहीं। मतलब अगर हमने एसईओ की इमेज लगाई है तो उसके नीचे लिखा है कि नहीं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो क्योंकि गूगल के लिए इमेज मायने नहीं रखती, वो इमेज को रीड नहीं कर पाता, फ्रेम्स को रीड नहीं कर पाता, फ्लैशेस को रीड नहीं कर पाता, वीडियो को रीड नहीं कर पाता, वो नीचे लिखे टेक्स्ट को पढ़ पाता है। तो उसी से वो एनालाइज कर पाता है कि ये इमेज है किसका। फ़र्ज़ करिए ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब मिलते कहाँ हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी कीवर्ड डाला, इलेक्शन इक्विपमेंट, ये आपका कोई कीवर्ड हो गया। तो इससे ये जो साइट है, फ़र्ज़ करिए ये इलेक्शन इक्विपमेंट .एशिया, इसमें पहले तो यहाँ आने से पहले ये देखिए जो आपको मैंने टाइटल बताया था, ये टाइटल है एक्सक्यूज मी, ये टाइटल है। ओके, एंड ये यूआरएल है और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये जो टाइटल है
ये 60 to 70 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। ये डिस्क्रिप्शन है, ये जो होता है 150 to 152 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा, जैसे यहाँ नहीं हो रहा है। ओके, जैसे कोई साइट बिना कुछ किए ऊपर आती है तो वो अपनी कंटेंट की वजह से आती है, बट अगर आपको अपनी साइट और इम्प्रेसिव बनानी है, बिकॉज गूगल बहुत सारी चीज़ें देख कर ही हमारी साइट को रैंकिंग देता है। अब जैसे इसमें मेटा कीवर्ड्स तो दिख नहीं रहे हैं, कि आप कहेंगे इसमें तो मेटा कीवर्ड्स है नहीं, मेटा टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, अब मेटा कीवर्ड्स तो है नहीं, तो हम सिंपली कंट्रोल यू करते हैं, फिर कंट्रोल एफ करते हैं, देन लिखते हैं कीवर्ड्स। तो देखिए ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ हमें अपना पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा साइट का, और यहाँ पर देखिए टाइटल पड़ा है। ओके, तो ये तरीका है कि हम कहाँ कहाँ से पता कर सकते हैं कि मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड्स कहाँ लगे हुए हैं, और ये लगाते कैसे हैं ये आपको आगे के वीडियोज़ में बताया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फेव आइकन पे। फेव आइकन क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये जो छोटा सा आइकन आ रहा है इलेक्शन इक्विपमेंट के बगल में लिखकर, इसको कहते हैं फेव आइकन। हम इसे भी जनरेट करते हैं क्योंकि गूगल इसे भी कुछ परसेंटेज देता है रैंकिंग के लिए। ओके, इसमें फेव आइकन देखिए लगा हुआ है इस साइट में। एंड देन डॉक टाइप एंड W3C वैलिडेशन। डॉक टाइप क्या होता है, जैसे ये साइट है, हमने इसको कंट्रोल यू करके ओपन किया था, इसमें डॉक टाइप चेक करना होता है कि ये किस HTML पे बनी है, HTML5 पे बनी है या XHTML पे बनी है, ये देखने के लिए हम डॉक टाइप का यूज़ करते हैं। तो इसे देख कैसे सकते हैं, साइट पे जाएंगे, कंट्रोल यू करेंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ लिख के आ रहा है डॉक टाइप HTML। तो कौन सा HTML, नॉर्मल HTML यूज़ हुआ है हम देख लेंगे, ठीक है, डॉक टाइप HTML। अब कैसे अब इसमें एक और चीज़ लिखी है W3C वैलिडेटर। तो W3C वैलिडेटर हम यहाँ लिखेंगे, एक साइट आती है वो आपको अभी दिखेगी यहाँ पे, ये से क्लिक करेंगे, इस साइट को यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पर इस साइट को हम पेस्ट कर देंगे और इसको चेक करेंगे। तो देखिए इसमें कितने एरर्स हैं, कितने वार्निंग्स हैं, सब आ रहा है। एरर कितने हैं, 1 2 3 4 एरर्स है एंड 2 वार्निंग्स है, 3 वार्निंग्स है। ओके, तो कम से कम 10 एरर से ज़्यादा और 5 वार्निंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी वेबसाइट में। 10 HTML एरर्स है इसमें और 3 वार्निंग्स है, नहीं 4 एरर्स है एंड 3 वार्निंग्स है। तो कम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि 10 एरर्स HTML से इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वार्निंग 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं W3C वैलिडेशन करना। ये ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल इसे भी थोड़ा परसेंटेज देता है हमारे कीवर्ड की रैंकिंग के लिए। हैं कैनोनिकलाइजेशन इंस्टॉलेशन पे, मतलब कैनोनिकल इशू क्या होता है। अब इसे कहते क्या है, ये होता क्या है, अभी आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पर जैसे आपने कोई साइट, फर्ज करिए ये है, आपने इसको www हटा के ओपन करने की कोशिश की, तो ये www पे रिडायरेक्ट हुआ। फिर आपने www से इसे ओपन किया, यहाँ मान लीजिए ये लिखा हुआ है, फिर लेकिन आपने इसे www डॉट इससे ओपन किया, तब भी www.electionequipment.asia पे रिडायरेक्ट हुआ। फिर उसके बाद index.php, फिर भी ये इसी पे। मतलब कहने का मतलब है, अगर हमने कोई वेबसाइट बनाई है abc.com और उसके आगे हम नहीं चाहते कि www. लिख के आए, तो अगर कोई यूज़र आता है
www.abc.com लिखता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो abc.com पर ही खुले, तो वो रिडायरेक्ट होती है abc.com पे। अगर कोई लिखता है abc.com/php index.php, तब भी वो abc.com पे जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर अगर वेबसाइट, अगर यूज़र आता है www.abc.com से भी खुलता है तो www.abc.com आता है, index.php तो जो सर्च इंजन होता है इस वेबसाइट को 3 वर्जन्स में मानता है और ये पेनाल्टी दे देता है कि ये अलग अलग वेबसाइट एक ही जैसी हैं, कॉपी करके बनी है, तो पेनाल्टी पड़ जाती है। तो हमें ज़रूरी है कि कैनोनिकल इशू रिमूव कैसे करें, तो ये भी आपको बताया जाएगा कि कैनोनिकल इशू रिमूव कैसे करते हैं। एक कोड होता है जिसको हम .xcss फाइल में सी पैनल में जाके डाल देते हैं, वहाँ से कैनोनिकल इशू रिमूव हो जाता है। इंडेक्स डॉट आपकी साइट केवल एक ही वर्जन पे ओपन होगी, डिफरेंट वर्जन पे ओपन नहीं होगी। मतलब abc.com से आप चाहते हैं तो abc.com पर ही रिडायरेक्ट होगी, www.abc.com पर नहीं जाएगी, index.php से नहीं खुलेगी। अगर कोई खोलता भी, कोई ओपन करने की कोशिश करता है तो जिस आपके डिज़ायर्ड URL पर ही ओपन होगा, ठीक है। और गूगल उसे ये नहीं समझेगा कि डिफरेंट वर्जन्स पे बनी हुई है। टेक्स्ट कोड रेशियो क्या होता है? टेक्स्ट कोड रेशियो मतलब कि आपकी कोडिंग जो है इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्मॉल SEO टूल है। अब बहुत सारे टूल्स आते हैं टेक्स्ट टू कोड रेशियो चेक करने के लिए। टेक्स्ट टू कोड रेशियो मीन्स आपका जो कोड है, जो HTML जो भी कोड है, CSS है, वो आपकी कंटेंट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब आपके टेक्स्ट टू कोड रेशियो जो है, जो आपका टेक्स्ट है वो इतना नहीं होना चाहिए कि जो कंटेंट है वो कम पड़ जाए। मतलब कंटेंट कम नहीं होना चाहिए टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम चेक करते हैं टेक्स्ट टू कोड रेशियो। टेक्स्ट टू कोड रेशियो ओके, दिस इज टेक्स्ट टू कोड रेशियो। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारा URL है abc.com, जो हमने ओपन किया रेंडमली, इस पर क्लिक करके इसको वेरीफाई करेंगे और इसको चेक करेंगे। इट इज़ टेकिंग लिटिल बिट टाइम, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोड टू टेक्स्ट रेशियो जो है वो 28% है। ये 10% से कम नहीं होना चाहिए। ओके, ताकि जिससे सर्च इंजन को ये ना लगे कि इस वेबसाइट में इतनी कोडिंग हुई है कि कंटेंट ही कम पड़ जा रहा है। कंटेंट कम हो और कोडिंग ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रेशियो होना चाहिए और ये रेशियो 10% से कम नहीं होना चाहिए। जब आप चेक करें यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल के, तो यहाँ 10% से कम नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 28% दे रखा है। ओके, नाउ अब आते हैं वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे। तो वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्या है? अब आते हैं वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि जो भी वेबसाइट में कोडिंग हुई है वो इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है कि वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम ले रही है। क्योंकि अगर वेबसाइट लोड होने में या ओपन होने में बहुत टाइम लेगी तो यूज़र जो होगा हमारी साइट को स्विच करके अदर साइट पे चला जाएगा, जिससे बाउंस रेट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और गूगल बाउंस रेट को वैल्यू देता है, बहुत वैल्यू देता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि वेबसाइट में ऐसी क्या कमियां हैं जिससे वेबसाइट यूज़र आ रहा है और तुरंत वापस चला जा रहा है। मतलब वेबसाइट की सर्विसेज हो सकता है ख़राब, वो समझे। इसलिए वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को ऑप्टिमाइज़ करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। उसमें देखना पड़ता है कि CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए बहुत सारे टूल्स भी आते हैं। उसमें से एक टूल है टूल्स pingdom.com। इसमें क्या है, यहाँ पर आकर इस वेबसाइट को हमने कॉपी किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया सिंपली। और यहाँ
हमने यूएसए सेलेक्ट कर लिया। यूएसए अगर कोई और अगर इसमें से आपकी सिटी है तो आप यूएसए चूज़ कर लीजिए, अगर इंडिया है तो यूएसए चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट की क्या लोडिंग स्पीड है। वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है 2-3 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पर नीचे लोड टाइम 2.86 सेकेंड्स दे रहा है। टू मिनट्स, ये 2 मिनट्स नहीं है, 2 सेकेंड्स ही है। 2 सेकेंड्स 80 ये मिली सेकेंड्स में देता है। ओके, तो 2 सेकेंड है जो कि फाइन है। 2 से 3 सेकेंड्स हो सकता है लोड टाइम। ओके, तो ये टूल है जो बहुत हेल्पफुल होता है वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बताने में, पिंगडम tools.pingdom.com। ओके, नाउ आते हैं नॉन इंडेक्सेबल एट्रीब्यूट्स। ये क्या होते हैं? नॉन इंडेक्सेबल एट्रीब्यूट्स ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे इमेज हो गया, वीडियो हो गया, आई फ्रेम हो गया, फ्लैशेस हो गए। इसको जो है गूगल रीड नहीं कर पाता है, तो इसके नीचे जो ऑल टैग्स मतलब जो नाम पड़े होते हैं उन्हीं को केवल रीड कर पाता है। ये फ्लैशेस, इमेज, फ्रेम्स, वीडियोस को रीड करने में एबल नहीं होता है। तो ये ज़रूरी होता है जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, जब भी हम कोई इमेज लगाएं, उसका नाम ज़रूर दें, क्योंकि गूगल एबल होता है केवल उसी को रीड करने में, ना कि इमेजेस, फ्रेम्स, फ्लैशेस और वीडियोस को। अब आते हैं लिंकिंग पे। लिंकिंग 3 तरह के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, ब्रोकन लिंक्स। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनल लिंक्स होते क्या हैं। इंटरनल लिंक्स ये इंटरनल लिंक्स हैं। हम किसी पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, अपने ही पेज पे, इलेक्शन बैलेट बॉक्स हमने किया, अपने पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं, ये हम अपने पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट अस पे हमने क्लिक किया, ये फ़र्ज़ करिए हमने ऐसी साइट ले रखी है, आप अपने भी चेक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो पे गए, ये सब हमारी साइट के पार्ट हैं, तो ये सब क्या हुए? इंटरनल लिंक्स हुए। ओके, लेकिन ये जो अदर साइट के पड़े हैं, ये अदर पेज पे हम गए, देखिए जब हम इस पे क्लिक करते हैं अपने ही पेज पे रहते हैं, लेकिन जब हमने यहाँ फेसबुक पे क्लिक किया, गूगल प्लस पे क्लिक किया, ट्विटर पे क्लिक किया, तो हम दूसरे पेज पे आ गए। तो ये क्या है? एक्सटर्नल लिंक्स है। ये एक्सटर्नल ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस ये जो लगे रहते हैं ये एक्सटर्नल लिंक्स है। ये जो हमारी साइट पे अपने ही पेजेस हैं उनको हम इंटरनल लिंक्स कहते हैं। इंटरनल लिंक्स कम से कम 20 से 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और हैं भी, अगर बहुत ज़रूरी है लगाना तो लगा सकते हैं, लेकिन आइडली 20-25 से ज़्यादा इंटरनल लिंक्स नहीं होने चाहिए, 5-6 से ज़्यादा एक्सटर्नल लिंक्स नहीं होने चाहिए। और ब्रोकन लिंक्स तो होने ही नहीं चाहिए साइट में। जैसे हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगा दिया, तो ये 404 एरर पेज दे रहा है, मतलब ऐसा कोई पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। सकते हैं कि ब्रोकन लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो डेड होते हैं, मतलब ब्रोकन लिंक्स आर डेड लिंक्स, वो डेड होते हैं। और वेबसाइट में जब डेवलपमेंट होता है तो गलती से कुछ पेज डिलीट हो जाते हैं और ये जनरली डिलीटेड पेज को ही दिखाते हैं। तो ब्रोकन लिंक्स हमारी साइट में एक भी नहीं होना चाहिए। ब्रोकन लिंक्स गूगल वेब मास्टर में जाकर वहाँ से हम डिलीट करते हैं, वो भी मैं बताऊँगी कि कैसे डिलीट करते हैं ब्रोकन लिंक्स। तो इंटरनल लिंक 20 से 25 से आइडली ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल लिंक 5 से 6 होने चाहिए, और ब्रोकन लिंक्स एक भी नहीं होने चाहिए। तो अब आते हैं कन्वर्जन फॉर्म। कन्वर्जन फॉर्म क्या होता है? कन्वर्जन फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म को ही कहते हैं, मतलब यूज़र आए ईजली हमसे कॉन्टैक्ट कर पाए, हमारी सर्विसेज को ईजिली ले पाए, इसलिए हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका भी गूगल की नज़र में अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, एंड sitemap.xml ये एक फ़ाइल होती है, डायनेमिक, स्टैटिक दोनों वेबसाइट के लिए जनरेट होती है। ये कैसे होता है मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी कि sitemap.xml फाइल जनरेट कैसे करते हैं, अपनी साइट में लगाते कैसे क्यों हैं। इसे इसलिए लगाते हैं क्यों है, इसका आंसर ये है कि sitemap.xml इसलिए लगाते हैं ताकि गूगल को XML लैंग्वेज बहुत पसंद होती है,
वो लाइक करता है एक्सएमएल लैंग्वेज, इसलिए उसके लिए कि वो ईजिली आकर हमारे जितने भी कंटेंट हैं, हमारे जितने भी पेजेस हैं, ईजिली आकर उनको रीड कर पाए, इसलिए हम sitemap.xml लगाते हैं। हम इसे चेक कैसे करते हैं कि हमारी साइट में लगा है। फ़र्ज़ करिए अभी मैंने एक साइट ओपन की थी, इलेक्शन डॉट जो भी साइट है abc.com, उसके आगे लिखते हैं sitemap.xml, उसको एंटर करेंगे तो देखिए इसमें इसका ये मतलब है कि इस साइट में sitemap.xml फाइल लगी हुई है, जो गूगल की नज़र में बहुत अच्छा माना जाता है। ये लगाते कैसे हैं ये भी आपको बताया जाएगा। ये है sitemap.xml लिखते हैं, उसके आगे उसका URL अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएगा साइट के आगे abc.com/sitemap.xml। ओके, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। फ़र्ज़ करिए आपकी साइट है abc.com/sitemap.xml। ओके, ये तरीका होता है चेक करने का कि कैसे साइट मैप लगा है कि नहीं हमारी साइट में। अब यूजिबिलिटी एक्सेसिबिलिटी दोनों एक ही चीज़ हैं। दोनों इनके कहने का मतलब है कि यूज़र जब हमारी साइट को ओपन करे तो उसे कोई हिंड्रेंसेस बीच में ना आए, मतलब लोडिंग में या कोई प्रॉब्लम ना हो, इमेज लोड करने में, साइट के अदर पेजेस पे जाने में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे यूजिबिलिटी कहते हैं। मतलब यूज़र को कोई हिंड्रेंस ना हो किसी साइट पे जाने में। 404 पेज एरर भी लगा होना चाहिए, मतलब abc.com/ अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं 1 2 3 तो वो 404 पेज दिखाना चाहिए। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 एंटर, तो देखिए यहाँ पेज नॉट फाउंड। साइड में कैसे पता चलेगा? साइड में ये हमारा बैनर बन के आ रहा है और देखिए साइड में ये सब बन के आ रहा है, इसका मतलब इस पेज पे इसमें 404 पेज लगा हुआ है, जो गूगल इसे भी बहुत वैल्यू देता है। देन यूआरएल यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, लोगों को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। मेमोराइज़ एक बार पढ़ लो तो उसको आसानी से मेमोराइज़ कर ले। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 90 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, 90 characters is enough for any URL। ओके, एंड robot.txt ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लगाया जाता है नेक्स्ट वीडियो में। कि robot.txt एक फ़ाइल होती है जिसमें हम रोबोट को ये बताते हैं कि हमारे इन पेजेस को रीड करो और इन पेजेस को मत रीड करो। तो गूगल को बेसिकली हम हाइड कर देते हैं कि कुछ हमारे ऐसे कंटेंट होते हैं, हम चाहते हैं कि हम गूगल के बॉट उसे या सर्च इंजन के बॉट उन पेजेस को ना रीड करें, तो हम robot.txt एक कोड होता है वो जाकर अपनी वेबसाइट में लगा देते हैं। ओके, इसे भी चेक करने का तरीका क्या होता है? फ़र्ज़ करिए abc.com है /robots.txt लिख देंगे तो, और यही चीज़ कॉपी करेंगे। मान लीजिए ये जो हमने साइट खोली है, यहाँ पे robot.txt लिखा है, एस लगाना मत भूलिएगा रोबोट्स में। देखिए ये लिख के आ रहा है, मतलब इन्होंने डिसअलाउ कर दिया है कि WP एडमिन आप जानते होंगे साइट के आगे /WP एडमिन, हम नहीं चाहते कि उसे गूगल के बॉट पढ़ें, इसलिए हमने उसको डिसअलाउ कर दिया है। बाकी यूज़र एजेंट, मतलब इसका मतलब है कि सारे सर्च इंजन आके हमारी साइट को रीड कर सकते हैं फ्रीली। तो इसका मतलब है अगर यहाँ कुछ बन के नहीं आता, मतलब robots.txt फाइल नहीं पड़ी है, ये बन के आया है मतलब robots.txt फाइल पड़ी हुई है। तो ये तरीका होता है इसको चेक करने का। ओके, आशा है कि ऑन पेज में आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो कुछ चीज़ें मैंने बताया है कि मैं आपको अलग से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको अलग से आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं और अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए कीप वॉचिंग ऑल इन वन। मैं कोशिश करूँगी इससे अच्छे से अच्छे बेटर से बेटर तरीके से आपको सिखा पाऊँ। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।